अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहले हम नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ें, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि कुछ जो आपके पास पार्टिकल्स थे वो सीधे गुजर गए, जिससे शो हो रहा था कि क्या है, आपके पास जो एटम है उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो एम्प्टी है। ठीक है, और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ऑर्बिट्स में जो मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं मतलब कुछ वजूहात की बुनियाद पे क्या हुआ कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हुआ, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, डिफेक्ट हो गया मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर क्या हुआ, नील बोहर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, नील बोहर भी क्या थे, साइंटिस्ट थे। फिर उन्होंने एक आपको सेकंड जो है एटॉमिक मॉडल पेश किया। ठीक है, नील बोहर ने 1913 में क्या किया था, एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हटा दिया गया और नील बोहर का एटॉमिक मॉडल के हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि नील बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था। पास्टुलेट्स ऑफ नील बोहर के एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था, उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं कि नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स क्या थे। नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, वो क्या करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और वो किसके गिर्द घूम रहे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के गिर्द। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये था। सेकंड पॉइंट्स उसने कहा कि जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें शेल्स कहते हैं। ठीक है, और उन शेल्स का नाम क्या दिया उसने, KLMN शेल्स। ठीक है, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उसने नाम दिया शेल्स का, और शेल का नाम उन्होंने रखा KLMNN। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में उसने कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एनर्जी जो लेवल्स है या ऑर्बिट्स है उनको उन्होंने नाम दिया कि N इज इक्वल टू 1 2 3, मीन्स ये कि शेल 1 शेल 2 शेल 3, ठीक है, शेल 4 एंड सो ऑन। और उसे नाम क्या दिया, उसने कहा कि इन शेल्स को हम नाम देंगे क्वांटम। ठीक है, नंबर्स को उसने क्या दिया, क्वांटम नंबर। उसने कहा कि ये क्या है, क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, न्यूक्लियस साइड से। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक इन्होंने शेप भी बनाई है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, क्वांटम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने यही पॉइंट बताया है कि जो क्वांटम नंबर है उसने इसको नाम दिया था 1 2 3। ठीक है, N इज इक्वल टू 1 2 3, और ये क्या कहला रहे थे, क्वांटम नंबर। और उसने कहा था ये क्वांटम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, N आपके पास क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल, मीन्स ये क्या है, N इज इक्वल टू 1, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे हैं और ये इसका सबसे लो एनर्जी लेवल है। एंड फोर्थ पॉइंट में उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं लेकिन ये ना एनर्जी को इमिट करते हैं और ना एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब। ठीक है, रदरफोर्ड ने यहाँ पर कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंटिन्यूस रिवॉल्व करते हैं और वो एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट पे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन वो एनर्जी को ना ही इमिट कर रहे हैं और ना ही एब्सॉर्ब कर रहे हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट में उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, ठीक है, जंप कहाँ से करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। मीन्स ये कि N1 से अगर 3 में जा रहे हैं, मीन्स ये कि ये कम एनर्जी लेवल है, और N3 क्या है आपके पास, हाई एनर्जी लेवल है। जब N1 से जंप करके N3 में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 ऑर्बिट से जब वो 3 ऑर्बिट्स में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। एंड सिक्स्थ पॉइंट में उसने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हायर से N3 से
N1 में जंप करेंगे तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, ठीक है। जब लोअर से हायर में जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एंड जब हायर से लोअर की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट करेंगे, ठीक है। और उसने कहा है कि जो एनर्जी जो होती है ये मतलब कंटिन्यूस नहीं होती, कि कंटिन्यूस ही अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर रहे हों या इमिट कर रहे हों, ठीक है। कंटिन्यूस इमिट नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब जंप करते हैं, जंप करने से क्या होता है, एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करते हैं या क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और जब ये एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी के उन एनर्जी के पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है, क्वांटम या फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है हायर से लोअर एंड लोअर से हायर, तो क्या होता है, एनर्जी या तो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और उस एनर्जी के पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है। और 8 पॉइंट में इसने कहा कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, उसको मतलब एनर्जी डिफरेंस है हायर टू लोअर एनर्जी लेवल को, उसके किस तरह शो किया है, डेल ई, ठीक है। डेल ई क्या शो कर रहा है, डेल्टा ई भी कहते हैं इसे। डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। E2 माइनस E1, चेंज तो हम माइनस में ही लेते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा कि डेल ई या डेल्टा ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो मैक्स प्लांक्स था, मैक्स प्लांक्स ने कहा था कि आपके पास जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी होती है आपके पास एच और वी। ये एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है और वी आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसकी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट को देखते हैं, ठीक है, मैक्स प्लांक्स की इक्वेशन को देखते हैं, डेल एनर्जी इज इक्वल टू एच वी, ठीक है। उसने क्या किया, इसकी बजाय उसने एच वी लिखा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो रही है, 1 फोटोन के, ठीक है, 1 फोटोन के। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एच है आपके पास, ये है प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और वी आपके पास, ये वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है। देखें, कोई भी चीज़ होती है जब वो मूव करती है तो वो किसी ख़ास मोमेंटम से मूव करती है। देखें, अगर इंसान है, इंसान भी चल रहा होगा तो क्या होगा, उसका अपना मैस होता है, ठीक है, उसका अपना वज़न होता है। और मीन्स वो किस वेलोसिटी से, मतलब कितने टाइम में वो चल रहा है, कितने टाइम मतलब कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो वो क्या है, मोमेंटम। हर चीज़ का कोई ना कोई मोमेंटम होता है। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किस मोमेंटम में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास होता है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। एम क्या होता है, मैस होता है, कोई भी किसी भी बॉडी का मैस होता है, ठीक है। और वी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, इसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से देखें, ये हमारे पास कोई भी इसका मेस है और एंगुलर मोमेंटम को किससे शो किया है, एम वी आर से। मोमेंटम एम वी और आर क्या है, रेडियस, ठीक है। देखें, ये फर्स्ट शेल है, इसका यहाँ न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का कोई ना कोई तो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से, इसको हम क्या कहेंगे, आर, इसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपने कोई भी मोमेंटम मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, तो इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया था, एन को किससे शो करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3, मतलब ये कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। और एच आपके पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यूज़ भी इन्होंने बता दी, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2 हमें पता है 2 ही होता है, पाई की वैल्यूज़ होती है, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है 3.14। तो आप क्या करेंगे, जब अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है तो आप यहाँ पे n की बजाय यहाँ पे 1 लिखेंगे, बिकॉज 1 शेल है तो हम 1 लगाएंगे। और अगर हमें सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है तो इस n की बजाय हम क्या लगाएंगे,
ट्रू लगा देंगे। अगर थर्ड का करना है तो हम n की बजाय क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे और हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। ये थे नील बोहर के पोस्टुलेट्स। अच्छा, लिमिटेशन क्या थी नील बोहर की, अब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे। अच्छा, नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ना, इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, मतलब कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो जीमैन इफेक्ट को नहीं बता रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और जीमैन इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम के स्पेक्ट्रम पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम के स्पेक्ट्रम पर क्या असर हुआ, इसको नहीं बता रहा था। सेकंड पॉइंट है, और ये स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता रहा था। व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? ठीक है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एटम के स्पेक्ट्रम पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जीमैन इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम के स्पेक्ट्रम पर असर, और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम के स्पेक्ट्रम पर असर। और थर्ड पॉइंट है, ये जो हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, मीन्स उससे हट गया। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, लार्ज एटम जो होते हैं उनको, उनका जो स्पेक्ट्रा है, मीन्स उनसे जो स्पेक्ट्रम हासिल हो रहा था उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, ये जस्ट मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, जैसा कि हीलियम, लिथियम एंड को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, ये थे नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।